हेलो एवरीवन, इट्स मी स्नेहा सिंह एंड वेलकम टू प्रिपरेशन बी। इस वीडियो में हम कर रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक पार्ट 5 है ये। बाकी के पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे या फिर आई आइकन पे मिलेंगे। बुक का टाइटल देख रहे हैं आप, हमारे अतीत भाग 1 आर पास्ट पार्ट 1। ठीक है, एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए सभी जानते हैं हम। अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, मुझे ये देखना है कि आपने वीडियो कितने ध्यान से सुना है। तो मेरा चैलेंज है आपको कि आप वीडियो दोबारा बिना देखे उसको आंसर करें। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर 10 to 11। ठीक है, अब इसमें लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मौर्य साम्राज्य की, इसमें बात कर रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी की, गुप्त वंश की, गुप्त काल की बात कर रहे हैं, जो मौर्य साम्राज्य के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य बना था। ठीक है, तो समय क्या था 319 एडी से 540 एडी। ठीक है, कॉमन एरा की बात हो रही है। 319 एडी से 540 एडी समय था, याद रखें। दोबारा इसलिए बोल रही हूँ, बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि याद हो जाए आपको। 319 एडी से 540 एडी ये जो साम्राज्य था ये शुरू कहाँ से हुआ, मतलब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी कौन सी थी? मगध थी। कौन सी थी? मगध। ठीक है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट रूलर्स कौन से थे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम सबसे पहले डायनेस्टी के रूलर थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। बहुत ही बड़े तौर पर इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने एम्पायर को बहुत वाइड स्केल पे एक्सपांड किया। उसके बाद थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने दक्षिण पंथ में, जो साउथ में जितने भी स्टेट्स थे सभी को अपने कब्ज़े में कर लिया एक तरीके से। उसके बाद इम्पॉर्टेंट रूलर थे चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य। लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि विक्रम संवत की जो शुरुआत की वो इस विक्रमादित्य इन विक्रमादित्य ने की, तो ये बिल्कुल गलत है। विक्रमादित्य ये नहीं थे। वो विक्रमादित्य वो उज्जैन के जो राजा थे, जो जिन्होंने शकाओं के विरुद्ध लड़ाई की थी, उससे शुरुआत होती है विक्रम संवत की। ठीक है, याद रखें, ये विक्रमादित्य उन्होंने अपना नाम बदल कर रख लिया था। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो ये इनसे शुरुआत नहीं हुई थी विक्रम संवत की। अब इसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ये जो मैंने बताया विक्रमादित्य, ये एनसीईआरटी में कहीं भी क्लैरिफिकेशन नहीं लिखा है कि ये किस विक्रमादित्य की बात हो रही है, कि किसकी वजह से विक्रम संवत की शुरुआत हुई। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने मैट्रिमोनियल अलायंस किया था किससे? लिच्छविस की जो प्रिंसेस थी, कौन थी? कुमार देवी। कुमार देवी से उनकी मैरिज हुई थी, उनका विवाह हुआ था। और ये मैट्रिमोनियल अलायंस की वजह से ही उनका जो साम्राज्य था, उनका जो एम्पायर था, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा उनका स्टेप था अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जब मैट्रिमोनियल अलायंस किया तो उससे उन्हें पावर मिला, प्रेस्टीज मिला और रिसोर्सेज मिले। किसके? लिच्छविस के। लिच्छविस एक प्रांत था, एक प्रोविंस था, और मैट्रिमोनियल अलायंस से क्या हुआ, ये सारी चीज़ें उन्हें मिली। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इस वीडियो में हम मेनली देख रहे हैं गुप्त वंश में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसके बाद देखते हैं प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है? संस्कृत में इसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, मतलब प्रशंसा करना। तो जब गुप्त वंश की शुरुआत हुई, गुप्त काल की शुरुआत हुई, ठीक है, तो उसमें प्रशस्तियाँ लिखी गई। प्रशस्तियों का अर्थ है कि राजाओं के बारे में उनकी बढ़ाई लिखी जाती थी। ठीक है, तो उन्हें प्रशस्तियाँ कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टेम्पल्स में, मंदिरों में गर्भगृह बनाने की शुरुआत हुई। गर्भगृह क्या होता है? जो मंदिर में एकदम बीचों बीच एरिया होता है, एकदम बीच का एरिया होता है, जिसमें हम रखते हैं इमेज या फिर आइडल, मुख्य देवता या फिर देवी का। तो बीच की जगह होती है, एकदम बंद होता है वो, वहाँ पर सिर्फ एक जगह से सनलाइट आती है, एक जगह से सूर्य का प्रकाश आता है, बाकी
चारों तरफ से वो बंद होता है, ठीक है, उसे कहते हैं गर्भगृह, जिसमें हम मूर्ति रखते हैं देवी या देवता की, मुख्य देवी या देवता की, ठीक है। अब इसके बाद रॉक कट केव्स। रॉक कट केव्स मतलब जब हम चट्टानों को काट कर कोई वास्तुकला बनाते हैं या फिर मंदिर बनाते हैं तो उसे ही हम रॉक कट कहते हैं। तो ये खासियत थी किसकी? गुप्त काल की। गुप्त काल में रॉक कट केव्स बहुत ही बड़े पैमाने पर बने, बहुत ज़्यादा बने। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है एलोरा केव्स। एलोरा की गुफाएं बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स हैं। वहाँ पर जो शिव की जो प्रतिमा बनी है वो काफ़ी बड़ी है, पत्थर को काट के बनी है, तो इम्पॉर्टेंट है ये, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो 5 रथ है जो मामल्लापुरम में, वो भी रॉक कट केव का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। याद रखें ये सारी चीज़ें। अब एकाश्म या फिर मोनोलिथ को बनाने की शुरुआत हुई थी गुप्त काल में। एकाश्म का मतलब होता है जब किसी एक पत्थर को काट कर हम मूर्ति बनाते हैं या फिर कोई मंदिर बनाते हैं तो उसे एकाश्म कहते हैं, ठीक है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है महाबलीपुरम टेम्पल, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आयरन पिलर। लौह स्तंभ स्थित है कहाँ पर? महरौली में। इसकी खास बात यह है कि इतने सालों के बावजूद इसमें जंग नहीं लगा है। ये गुप्त काल के समय ही बनाया गया था, तकरीबन 700 साल पहले, और इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। कारण ये है कि इसमें 98% व्रॉट आयरन या फिर पिटवा लोहा का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इसमें जंग नहीं लगा है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कहाँ है याद रखें, और इसमें किसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है पुराण। पुराण का मतलब होता है ओल्ड। गुप्ता एम्पायर में ही पुराणों की रचना हुई, जिसमें स्टोरीज़ लिखी गई विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती की। इन्हें शूद्र और महिलाएं भी सुन सकती थीं। हमने देखा था कि ऋग्वेद और सामवेद जितने भी वेद थे उनका अध्ययन करने की अनुमति शूद्रों और महिलाओं को नहीं थी, परंतु पुराणों को सुनने की अनुमति थी शूद्र और महिलाओं को, ठीक है। इसी समय संस्कृत एपिक्स लिखे गए, महाभारत और रामायण। महाभारत की रचना की व्यास ने और रामायण की रचना की वाल्मीकि ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, जातक एंड पंचतंत्र। जातक और पंचतंत्र की रचना हुई इस समय, ठीक। की रचना किसने की? वराह मिहिर ने की जातक की रचना, और पंचतंत्र की रचना की विष्णु शर्मा ने। नाम याद रखें, इम्पॉर्टेंट है। गुप्त काल को या फिर गुप्ता एम्पायर को हम गोल्डन एरा भी कहते हैं, सुनहरा युग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब गुप्ता एम्पायर चल रहा था, गुप्त काल चल रहा था, तो जो सेंट्रल इंडिया था, मध्य भारत था, उस पर किसी का भी अटैक नहीं था, कोई भी अटैक नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी विचारक थे, उन्होंने काफ़ी अद्भुत रचनाएं की, इसलिए इसे गोल्डन एरा भी कहा जाता है, सुनहरा युग भी कहा जाता है। तो इसी समय हुए थे कौन? महाकवि कालिदास। उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की? मेघदूत, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम सभी जानते हैं। तो मेघदूत उनकी फर्स्ट पोयम थी, मालविकाग्निमित्र फर्स्ट ड्रामा थी, और अभिज्ञान शकुंतलम सब जानते हैं। ये क्या है? ये स्टोरी है दुष्यंत और शकुंतला की। अब इसी समय आर्यभट्ट ने भी कई रचनाएं की और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय लिखा। वो क्या थे? मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, ठीक है। और एक और बुक इन्होंने लिखी, सूर्य सिद्धांत। सभी लोग कई बार हम भूल जाते हैं उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी। तो एक लिखी थी आर्यभट्टीय और दूसरी थी सूर्य सिद्धांत। नाम ज़रूर याद रखें, बहुत ही चांस है पूछने का ये सेकंड वाली बुक का, ठीक है। अब आर्यभट्टीय तो सभी जानते हैं। अब इसके बाद इन्होंने बताया कि दिन और रात किस कारण से होते हैं। दिन और रात पृथ्वी की अपने धुरी पर घूमने के कारण होते हैं, ये चीज़ उन्होंने बताई। और एक्लिप्स के बारे में बताया, ग्रहण के बारे में बताया कि जब परछाई पड़ती है पृथ्वी की चंद्रमा पर तब ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। उसी प्रकार जब चंद्रमा की परछाई पड़ती है सूर्य पर तब सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। तो एक्लिप्स के बारे में बताया। और पेरीमीटर परिधि के बारे में बताया कि वृत्त की परिधि, सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला दिया। और ज़ीरो इन्वेंट किया या फिर रचना की उन्होंने। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्म सिद्धांत। ये क्या है? ये बुक है। इसकी रचना किसने की? ब्रह्मगुप्त ने की।
महाभास्कर और लघु भास्कर की रचना की भास्कराचार्य ने। सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। अब इसके बाद आयुर्वेद के 2 प्रैक्टिशनर थे प्राचीन भारत में। पहले थे चरक और दूसरे थे सुश्रुत। चरक ने चरक संहिता लिखी जिसमें उन्होंने मेडिसिन्स के बारे में बताया, दवाइयों के बारे में बताया, और सुश्रुत ने सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताया, शल्य चिकित्सा के बारे में बताया। किस किताब में, किस बुक में? सुश्रुत संहिता में। ठीक है। अब इसके बाद जो सेंट्रल इंडिया था, मध्य भारत था, उसमें राइज हुआ, उदय हुआ, किसका हुआ? वर्धन डायनेस्टी का, वर्धन वंश का, तकरीबन 600 AD में, 600 कॉमन एरा में। इसमें इम्पॉर्टेंट राजा कौन थे? हर्षवर्धन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नाम याद रखें। और इनके ऊपर किताब लिखी किसने? बाना भट्ट ने। किताब का नाम क्या था? हर्षचरिता। ठीक है। अब इसी समय चाइना से बहुत सारे पिलग्रिमेज आ रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे यहाँ पर, किस लिए? जानने के लिए, कल्चर्स को जानने के लिए, और उनका स्वागत करने के लिए हर्षवर्धन ने बहुत तैयारियाँ की, और उसी तैयारी को हम जानते हैं कुंभ मेला के नाम से। तो इसी समय से कुंभ मेला की शुरुआत हुई थी वर्धन डायनेस्टी से। अब कंटेम्प्रेरी कौन थे? जब वर्धन डायनेस्टी था सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में, तो फिर दक्षिण में कौन था? दक्षिण में थे चालुक्य और पल्लव। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, तकरीबन 500 AD के करीब चालुक्य और पल्लव ही बचे थे साउथ में। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इस्लाम या फिर मुस्लिम धर्म की मुस्लिम धर्म इंट्रोड्यूस किया किसने किया? प्रॉफिट मोहम्मद ने। कहाँ पर? अरब में किया, तकरीबन 600 CE में, 600 कॉमन एरा में। ठीक है। तो ये थे पॉइंट्स चैप्टर 11 तक, मतलब चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं सारे क्लास 6 के बुक से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में दें। मुझे देखना है कि आपने लेक्चर कितने ध्यान से सुना। अब इसके बाद आप फेसबुक पर, टेलीग्राम पर ये नोट्स मिल जाएंगे और सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। एंड कोई भी सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में दें और आंसर ज़रूर करें इस क्वेश्चन का जो मैंने पहले दिया अभी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।